हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफशोर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो जो है ये जेके एसएसबी जेई सिविल प्रीवियस एग्जाम पेपर से बेस्ड है और आज की इस वीडियो में हम सर्वेइंग के रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। याद रहे कि हमने ऑलरेडी इस पे 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जिसमें पार्ट 1 में हमने फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और पार्ट 2 में हमने आरसीसी के रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज के इस पार्ट में हम सर्वेइंग के रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि प्रीवियस एग्जाम पेपर्स को एनालाइज करना कितना इंपॉर्टेंट होता है उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सर्वेइंग सब्जेक्ट से लास्ट जेके एसएसबी एग्जाम्स में 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे और इस बार इस सब्जेक्ट को 10 मार्क्स की वेटेज मिली है। सर्वेइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से आप चाहो तो 100% स्कोर कर सकते हो, यानी कि आप इस सब्जेक्ट में से 10 मार्क्स आसानी से ला सकते हो, क्योंकि इस सब्जेक्ट से आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अनलाइक अदर सब्जेक्ट्स लाइक सॉम या थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स। सॉम या थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में से अगर एग्जामिनर चाहे तो वो क्वेश्चंस को कॉम्प्लेक्स बना सकता है, जिसकी वजह से उन सब्जेक्ट्स में 100% स्कोर करना इतना आसान नहीं रहता है। इसलिए आपने सर्वेइंग सब्जेक्ट में अपने 100% स्कोर करने की पूरी कोशिश करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हम आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ थियोडोलाइट इज आल्सो नोन एज। हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होती है थियोडोलाइट की, उसको हम क्या कहते हैं या उसका दूसरा नाम क्या है? उसका दूसरा नाम होता है ट्रियूनियन एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस और एलिवेशन एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर एक डायग्राम में देखिए आप, ये जो एच दिखाई है यह हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और वी वाली हो गई वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, अब यही पूछा था इसने कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होती है इसका दूसरा नाम क्या होता है, तो आंसर रहेगा आपका ट्रियूनियन एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस हेयर ऑफ डायफ्राम एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास इज नोन एज वर्टिकल एक्सिस, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब या लाइन ऑफ कॉलिमेशन। अब पूछा क्या गया है, एक इमेजिनरी लाइन जो कनेक्ट करती है किसको? क्रॉस हेयर ऑफ डायफ्राम को और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास को। कौन सी ऐसी लाइन होती है? तो इसका आंसर रहेगा लाइन ऑफ कॉलिमेशन। अब याद रहे कि लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो होती है ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, ये थियोडोलाइट में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, ये सिर्फ एक हमारी इमेजिनेशन में होती है। गाइज, इस जो होती है ये फंडामेंटल एक्सिस, चाहे वर्टिकल एक्सिस हो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो, लाइन ऑफ कॉलिमेशन हो या एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप हो, इन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर आप चाहते हो कि इस फंडामेंटल एक्सिस के रिलेटेड मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The bearings of line OA and OB are 16 degree 10 minute and 332 degree 18 minute respectively. The value of included angle BOA is। अब हमने क्या पूछना है, इसने पूछा है कि इंक्लूडेड एंगल यानी कि इंटीरियर एंगल पूछा गया है हमसे। अब हम क्या करेंगे, अगर हमने एंगल निकालना है, एक्सटीरियर एंगल अगर हमें निकालना है तो हम इन दोनों बियरिंग्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 332 डिग्री 18 मिनट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 डिग्री 10 मिनट में। ठीक है, जैसे ही हम ये करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल से इंटीरियर एंगल निकालना बहुत आसान रहता है, उसको हम 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे। यहाँ पर मैंने इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करके रखा है, बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। ठीक है, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया, वहाँ से हमें मिला 360 डिग्री 8 मिनट। अब इंटीरियर एंगल निकालना है तो 360 डिग्री माइनस 316 डिग्री 8 मिनट हम करेंगे तो हमारे पास इंटीरियर एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज suitable contour interval on a map drawn to a scale of 1 in 50,000 is। अब कंटोर इंटरवल पूछा गया है हमें और मैप स्केल गिवन है। कंटोर इंटरवल की फॉर्मूला होती है कंटोर इंटरवल इज इक्वलेंट टू 20 अपॉन नंबर ऑफ सेंटीमीटर पर किलोमीटर। ठीक है, अगर आपके पास नंबर ऑफ सेंटीमीटर पर किलोमीटर आ जाए तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब वो नंबर ऑफ सेंटीमीटर पर किलोमीटर कहाँ से आएगा, इस मैप की स्केल से। ठीक है, तो देखिए कैसे हम करेंगे इस क्वेश्चन को।
स्केल क्या दी है 1:50,000, यानी कि 1 सेंटीमीटर जो मैप पे शो है वो इक्वलेंट है 50,000 सेंटीमीटर ऑन प्लान। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वलेंट टू 50,000 सेंटीमीटर कितने होते हैं 0.5 किलोमीटर। अब हमारे पास क्या आया 0.5 किलोमीटर। अब हमने कितने निकालने हैं 1 किलोमीटर में, यानी कि इनको दोनों को डबल कर देंगे, यानी कि 1 किलोमीटर में हमारे पास आ जाएंगे 2 सेंटीमीटर। जैसे ही हमारे पास 1 किलोमीटर में आए 2 सेंटीमीटर, तो मैंने फॉर्मूला क्या कही थी कंट्रोल इंटरवल की, 20 नंबर ऑफ सेंटीमीटर पर किलोमीटर, यानी कि 20/2 नंबर ऑफ सेंटीमीटर पर किलोमीटर हमें आया ना अभी 2। ठीक है, तो वो 2, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास कंट्रोल इंटरवल इज इक्वल टू 10। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट्स में बता दें, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। At what angle does a ridge line intersect contours? 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 0 डिग्री। ठीक है, पूछा गया है कि रिज लाइन कंटोर्स को कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब रिज लाइन होती क्या है, रिज लाइन आप समझ लें कि जैसे आपके हाउस होते हैं उनमें जो रूफ होता है ना, उसकी जो टॉप मोस्ट लाइन होती है उसको हम रिज लाइन कहते हैं। यानी कि टॉप मोस्ट लाइन के दोनों साइड में क्या होता है, ग्राउंड जो होता है वो नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि स्लोपिंग ग्राउंड होता है उसके बाद। ठीक है, उसको हम रिज लाइन बोलते हैं। यानी कि रिज इज ए लाइन ऑफ हाई ग्राउंड। ठीक है, हाई ग्राउंड की वो लाइन विद लैंड ड्रॉपिंग अवे ऑन आइदर साइड, और उसकी आइदर साइड में क्या होती है, लैंड ड्रॉप अवे हो रही है, यानी कि स्लोपिंग में नीचे जा रही है। ठीक है, अब उसका और कंटोर कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, वो करते हैं 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन पी डी इज 124 डिग्री 35 मिनट एंड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज 10 डिग्री 10 मिनट वेस्ट। इट्स ट्रू बियरिंग विल बी। पूछा गया है कि ट्रू बियरिंग क्या होगी अगर मैग्नेटिक बियरिंग दी गई है और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन भी दी गई है। ट्रू बियरिंग क्या होती है, इट इज इक्वलेंट टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, अब प्लस माइनस में प्लस आपने कब लेना है और माइनस कब लेना है, इतना ही आपने देना है। ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है ये टुवर्ड्स वेस्ट है या टुवर्ड्स ईस्ट। हमारे क्वेश्चन में जो है ये वेस्ट में है, इसलिए हमारे पास क्वेश्चन ये आंसर आ जाएगा ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग माइनस डेक्लिनेशन। ठीक है, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। अगर हमारे पास ये जो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन है ये ईस्ट की तरफ दी होती, ठीक है, तब हम क्या लेते, तब हम लेते फॉर्मूला ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस डेक्लिनेशन। ठीक है, तो इस वाली केस में हमारे पास आंसर आ जाएगा 114 डिग्री 25 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the method of plane tabling commonly used for establishing the instrument stations only is। कौन सा मेथड होता है प्लेन टेबलिंग का जिसको हम स्पेशली क्यों करते हैं यूज़, ताकि हमें इंस्ट्रूमेंट स्टेशंस का पता चले। ठीक है, मेथड ऑफ रेडिएशन, मेथड ऑफ इंटरसेक्शन, मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग या मेथड ऑफ रिसेक्शन। अब देखिए मेथड ऑफ रेडिएशन में हम क्या करते हैं, मेथड ऑफ रेडिएशन में हम कोई फिक्स पॉइंट लेते हैं, वहाँ पर अपने प्लेन टेबल को सेट करते हैं और जो बाकी जो सारे पॉइंट्स हैं उनको वहीं पर बैठ के एक ही पॉइंट पर बैठ के हम सारे को लोकेट करते हैं। ठीक है, या अब मेथड ऑफ रिसेक्शन क्या होता है, मेथड ऑफ रिसेक्शन में हमारे पास होता है प्लेन टेबल की जो पोजीशन है वो हमें अननोन रहती है। ठीक है, हम उसको कैसे फाइंड करते हैं, हम उसको फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर जो फिक्स होते हैं पॉइंट्स या हम लोकेट करते हैं पॉइंट्स, उनकी मदद से। अब यहाँ पर पूछा क्या गया था कि अगर आपने इंस्ट्रूमेंट स्टेशंस को फाइंड करना है तो कौन से मेथड का यूज़ करेंगे, आप करेंगे मेथड ऑफ रिसेक्शन को यूज़। आपने लेकिन सारे मेथड्स पढ़ने हैं, कुछ भी पूछ सकता है इन 4 मेथड्स में से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डाउन हिल एंड ऑफ ए 30 मीटर टेप इज हेल्ड 90 सेंटीमीटर टू लो। जो डाउन हिल एंड होता है 30 मीटर टेप का, ठीक है, वो क्या है, उसने 90 सेंटीमीटर लो पकड़ा है, यानी कि स्लोप में लिया है। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर्ड इज, अब आपने जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर की वो कितनी है, यानी कि हमने इसमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करनी है। तो इसमें क्या हम लगाएंगे, स्लोप की करेक्शन लगा देंगे। करेक्शन फॉर स्लोप होती है h²/2l। h क्या है यहाँ पर कि आपने कितना वो लो पकड़ा, ठीक है, यानी कि 90 सेंटीमीटर या हम कह देंगे 0.9 मीटर्स। ठीक है, अब 0.9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एल, एल होती है हमारे पास 30, तो वो सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 29.986 मीटर, यानी कि आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम। क्या होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल सर्वेइंग का,
वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, पार्ट टू होल, लोअर लेवल टू हायर लेवल, हायर लेवल टू लोअर लेवल। देखो जैसे आप क्या करते हैं, जैसे आप अभी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मान लें आपके पास टोटल 10 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी वेटेज जो है वो 20 मार्क्स की है, और 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी वेटेज जो है 10 मार्क्स की है। तो आप क्या करेंगे, आप पहले उन सब्जेक्ट्स को टारगेट करेंगे जिनकी वेटेज ज़्यादा है, यानी कि आप सबसे पहले होल को कवर करेंगे, यानी कि जो इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जिनकी वेटेज ज़्यादा है उनको कवर करेंगे। उसके बाद आप छोटे छोटे टॉपिक्स की तरफ या सब्जेक्ट्स की तरफ आ जाएंगे। तो सेम प्रिंसिपल रहता है सर्वेइंग में कि आपने जब अपना काम स्टार्ट करना है तो आप होल टू पार्ट चलिए, यानी कि पहले जो है इंपॉर्टेंट स्टेशंस को कवर अप कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप पार्ट यानी कि छोटे छोटे स्टेशंस पे आइए, ठीक है। यानी कि पहले मेजर डिटेल आप कलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप माइनर डिटेल कलेक्ट कीजिए। इसमें क्या होता है, इससे आपके हमेशा काम आसान रहता है और एरर्स जो है वो बहुत कम रहते हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर रहेगा होल टू पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ ए सिंपल सर्कुलर कर्व इज 30 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द स्पेसिफाइड कॉर्ड इज 30 मीटर। द डिग्री ऑफ द कर्व इज, अब पूछा गया है डिग्री क्या होती है। डिग्री क्या होती है 1719 डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 1719 डिवाइडेड बाई आर, आर कितना है यहाँ पर 30, 1719 डिवाइड बाई आर 30 जब आप करेंगे तो वो आ जाएगा 57.29, ठीक है। 1718 लिखें आप या 1719 तो दोनों एक ही बात है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा इसमें। Next question is the tension at which the effects of pull and sag for a tape are neutralized is known as। कौन सा ऐसा टेंशन होता है जिस पे इफेक्ट ऑफ पुल या सैग जो है दोनों न्यूट्रलाइज होते हैं। अब सैग वाला क्या होता है, इफेक्ट ऑफ सैग, जब आप जो है टेप को क्या करते हैं, टेप को ढीला पकड़ते हैं दोनों एंड से, तो उसमें क्या हो जाता है सैग आ जाता है, ठीक है। अब या अगर आप टेप को चाहे ज़्यादा स्ट्रेस लगा लें उस पर, यानी कि ज़्यादा उस पर वो फोर्स लगा लें, तो उससे क्या हो जाता है टेप में जो आता है वो आता है उसमें ज़्यादा पुल आता है, ठीक है। यानी कि जितनी वो लेंथ दिखा रहा है उतनी एक्चुअल लेंथ नहीं होती है अब उसकी, ठीक है। अब बोलता है कि कौन सा ऐसा टेंशन है जिसपे दोनों के इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज किया जाता है, तो उसका क्या बोलते हैं हम, तो उसको बोलते हैं हम नॉर्मल टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व रिकमेंडेड बाय IRC इज। ये आया है आपका हाईवे का क्वेश्चन यहाँ पर आया है तो सॉल्व करके ही जाएंगे, ठीक है। कौन सी टाइप ऑफ कर्व जो है IRC रिकमेंड करता है ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। तो इसमें आपका क्वेश्चन आंसर आएगा स्पाइरल कर्व। स्पाइरल क्यों, क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन जो है वो बहुत ईजी रहती है और सिंपल रहती है, और साथ ही साथ जो है इसमें जो है स्पाइरल में क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहती है, इसलिए IRC इसको रिकमेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए वेल कंडीशनर ट्राइंगल नो एंगल शुड बी लेस देन। एक जो है वेल कंडीशनर ट्राइंगल हम किसको बोलते हैं, उसमें क्या एंगल्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसमें जो है मिनिमम जो है वो होनी चाहिए 30 डिग्री और मैक्सिमम जो है वो होनी चाहिए 120 डिग्री, ठीक है। इन दोनों के दरमियान जो भी वैल्यूज़ हैं वो वेल कंडीशनर ट्राइंगल में आ जाती हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इसमें आंसर आ जाएगा 30 डिग्री, अगर मैक्सिमम पूछता तो 120 डिग्री। Next question is in measuring horizontal angles the theodolite should be turned। जब आप हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर रहे हैं तो थियोडोलाइट को आपने कैसे टर्न करना है, ठीक है। अब याद रहे हमेशा कि आपने हमेशा बैक स्टेशन से फॉरवर्ड स्टेशन में उसको टर्न करना होता है, वो भी क्लॉकवाइज, ठीक है, डायरेक्शन में, ठीक है। यानी कि क्लॉकवाइज फ्रॉम बैक स्टेशन टू फॉरवर्ड स्टेशन। Next question is the angle between the first incident ray and the last reflected ray in an optical square is। अब सबसे पहले तो आप ये जान लें कि ऑप्टिकल स्क्वायर होता क्या है। देखिए अगर आप मान लें कि ये जो ऑप्टिकल स्क्वायर ऐसे है, ये अगर आपके पास एक रेंजिंग रॉड है और ये दूसरी रेंजिंग रॉड है, ठीक है, ये आपस में स्ट्रेट है, ये एक लाइन ड्रा कर ली आपने जो स्ट्रेट है, ठीक है। अब इस लाइन पे आपने क्या करना है कि आपने एक परपेंडिकुलर डालना है, परपेंडिकुलर ऑफसेट डालना है, चाहे किसी भी डिस्टेंस का आप मान लें, ठीक है। तो वो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पे आप अपने ऑप्टिकल स्क्वायर को रखेंगे और उसकी मदद से आप परपेंडिकुलर ऑफसेट यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है।
अब पूछा क्या गया है कि फर्स्ट इंसिडेंट रे जो होती है, ये ऑप्टिकल स्क्वायर अब किस पे काम करता है, रिफ्लेक्शन पे बेस पे काम करता है, ठीक है। अब पूछा गया है कि एंगल बिटवीन फर्स्ट इंसिडेंट रे एंड द लास्ट रिफ्लेक्टेड रे जो ऑप्टिकल स्क्वायर में होती है, उन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, तो वो होता है 90 डिग्री, याद रही। नेक्स्ट इज फॉर टेस्टिंग ए 30 मीटर चेन द ओवरऑल लेंथ ऑफ द चेन शुड बी विद इन विच ऑफ द फॉलोइंग परमिसिबल लिमिट्स। जब आप 30 मीटर चेन को टेस्ट कर रहे हैं तो परमिसिबल जो है लिमिट उसका, ठीक है, वो कितना होना चाहिए, ठीक है। अब याद रहे कि 30 मीटर चेन जो है उसके लिए अलग परमिसिबल लिमिट रहेगा, 20 मीटर की जो चेन होगी उसके लिए अलग परमिसिबल लिमिट रहेगी, और जो 10 मीटर की चेन होगी उसके लिए अलग परमिसिबल लिमिट रहेगी। 30 मीटर चेन के लिए कितना होता है, हमारे पास 8 mm का लिमिट रहता है, परमिसिबल लिमिट रहता है, प्लस माइनस 8 mm, ठीक है। और जो 20 मीटर की होती है उसमें 5 mm का लिमिट रहता है, परमिसिबल लिमिट, और जो 10 मीटर चेन होती है उसमें हम प्लस माइनस 3 mm का परमिसिबल लिमिट मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, an old type of survey chain having a total length of 66 feet and composed of 100 links is known as। कौन सी ऐसी सर्वे चेन होती है जिसमें टोटल लेंथ होती है 66 फीट और उसमें होते हैं 100 लिंक्स? गंटर्स चेन, रेवेन्यू चेन, इंजीनियर्स चेन या बैंड चेन, ठीक है। इसमें क्या रहता है, इसमें आंसर हमारा रहेगा गंटर्स चेन। अगर पूछ सकता है इंजीनियर्स चेन का भी तो उसमें हमारे पास लेंथ रहती है 100 फीट, या रेवेन्यू चेन का पूछे तो उसमें रहती है लेंथ 33 फीट। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक मेरिडियन स्विंग्स लाइक ए पेंडुलम स्विंगिंग इन द रिवर्स डायरेक्शन फॉर ए गिवन प्लेस, दिस इज नोन एज। मैग्नेटिक मेरिडियन जो होता है ये एक पेंडुलम की तरह स्विंग करता है रिवर्स डायरेक्शन में एक गिवन प्लेस के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं। अब गाइस याद रहे मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, वो लाइन होती है जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को आपस में कनेक्ट करती है, ठीक है। अगर आप कहीं पर कंपास रखते हैं, ठीक है, कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाता है, अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है उससे वो डिफ्रेक्ट हो जाता है। अब वो क्यों होता है, ठीक है, उसके लिए बहुत सारे कारण रहते हैं, वेरिएशन रहती है। पहली वेरिएशन जो उसमें होती है वो होती है डायूरिनल। डायूरिनल हो गया कि कितनी चेंज आई उस नीडल में दिन में, ठीक है, ड्यूरिंग द डे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कितना चेंज हुआ ड्यूरिंग द डे, उसमें कितना वेरिएशन हुआ, ठीक है, वो हो गया डायूरिनल। अब अगर होता है एनुअल वेरिएशन, एनुअल वेरिएशन वो वेरिएशन होता जो एनुअली हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, एनुअली उसमें कितना वेरिएशन हुआ उसको हम एनुअल वेरिएशन बोलते हैं। अब इर्रेगुलर वेरिएशन क्या होता है, इर्रेगुलर वेरिएशन होता है कि जब कोई इर्रेगुलर इवेंट आता है, यानी कि वोल्केनो आया या अर्थक्वेक आया तो उसकी वजह से कितना उसमें चेंज आया उसको हम इर्रेगुलर वेरिएशन से निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सेकुलर वेरिएशन का क्या पूछा था, हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि मैग्नेटिक मेरिडियन जो होता है वो पेंडुलम की तरह स्विंग करता रहता है रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेकुलर वेरिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द टेप ऑफ लेंथ L इज सपोर्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स, W is the total weight of tape and P is the pull applied, then the correction for sag is। करेक्शन फॉर सैग पूछी गई है, ये आपने सारे याद रखने, चाहे करेक्शन फॉर सैग पूछे, चाहे करेक्शन फॉर पुल पूछे, चाहे करेक्शन फॉर टेम्परेचर पूछे, चाहे करेक्शन फॉर लेंथ पूछे, सारे आपने याद करने। यहाँ पर पूछी गई है करेक्शन फॉर सैग, तो उसमें होता है LW²/24P², ठीक है, ये आपने याद करने हैं सारे। नेक्स्ट इज द लेंथ ऑफ एन आइडियल ट्रांजिशन कर्व इज। लेंथ जो होती है आइडियल ट्रांजिशन कर्व की, उसका और रेडियस का आपस में क्या कनेक्शन है, ये आपस में इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं इस रिलेशन की वजह से, यानी कि L = V⁴/CR, यानी कि L और R जो है आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है। इन इंडिया a curve is designated by the angle in degrees subtended at the center by a chord of length। इंडिया में क्या होता है, एक कर्व की पहचान जो है वो कैसे की जाती है कि वो कितना एंगल बना रही है सेंटर पे, लेकिन कौन से कॉर्ड की लेंथ में, 15 मीटर, 30 मीटर, 60 मीटर या 75 मीटर। तो इंडिया में जो है हमारे पास स्टैंडर्ड रहता है वो रहता है 30 मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस एंड द डिग्री ऑफ ए सर्कुलर कर्व फॉर ए 30 मीटर आर्क इज गिवन बाय। रिलेशनशिप पूछी गई है रेडियस और डिग्री
में क्या रिलेशन है, ठीक है। अभी हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था इस पे। ये इसमें होता है R इज इक्वल टू 1719 डिवाइडेड बाई D, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपास विच मेजर्स द क्वाड्रेंटल बियरिंग्स इज, कौन सा कंपास होता है ऐसा जो क्वाड्रेंटल बियरिंग्स मेजर करता है, यानी कि 0 to 90, यानी कि क्वाड्रेंट वाइज, ठीक है। 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360, यानी कि क्वाड्रेंट वाइज जो मेजर करता है, ठीक है। वो कौन सा कंपास होता है? सर्वेयर कंपास। याद रहे कि जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है वो क्या करता है, वो होल सर्कल बेयरिंग्स को कैलकुलेट करता है, और सर्वेयर कंपास जो है ये क्वाड्रेंटल बेयरिंग्स को कैलकुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टाफ इज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशंस इन टेंजेंशियल टेकोमीटर। ये तो टेंजेंशियल टेकोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल ही है कि आपने स्टाफ को कैसे पकड़ना है, ठीक है। तो इसमें होती है उसकी पोजीशन, स्टाफ की पोजीशन जो होती है वो होती है वर्टिकल। नेक्स्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्लोप ऑफ द ग्राउंड इज, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम ग्राउंड का स्लोप मेजर करते हैं? नंबर 1 जो ऑप्शन है स्पीडोमीटर, इससे तो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज क्लिनोमीटर, इसको आप रहने दीजिए। पीडोमीटर, इससे भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। मैंने क्या कहा था? स्पीडोमीटर, सॉरी अगर मैंने गलती में कहा है। स्पीडोमीटर से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, पीडोमीटर से भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, या पैसोमीटर से भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। अब बची रही बात क्लिनोमीटर की, क्लिनोमीटर में हम स्लोप ऑफ ग्राउंड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज the length of transition curve may be such that the rate of change of radial acceleration generally does not exceed a certain value which is, अभी हमने कहा था कि ट्रांजिशन कर्व क्या जब हम पढ़ रहे थे कि वो क्यों हम स्पाइरल हम उसमें रिकमेंड करते हैं IRC। तो अब यहाँ पर पूछा गया है कि कितनी जो रेडियल एक्सेलरेशन है, चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन, उसको किस लिमिट से आगे नहीं जाने दिया जाता है, ठीक है। 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 45 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आंसर है 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग परपेंडिकुलर ऑफसेट्स वर टेकन एट 20 मीटर इंटरवल फ्रॉम ए बेस लाइन टू एन इर्रेगुलर बाउंड्री लाइन। क्या किया गया है? यहाँ पर एक बेस लाइन ली गई है, सर्वेइंग में हम बेस लाइन कंसिडर करते हैं, ठीक है। बेस लाइन ली गई, उसके बाद आपने 20 मीटर के इंटरवल पे आपने ऑफसेट्स डाले, ठीक है। कौन से ऑफसेट्स डाले? 5.9 लेंथ का, 12.4 का, 16.5 का, और ये सारे ऐसे, ठीक है। अब पूछा क्या गया है? फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड, एरिया पूछा गया है किसके बीच में? बेस लाइन में, इर्रेगुलर बाउंड्री लाइन में, यानी कि जो ऑफसेट्स की वजह से बनी, एंड द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफसेट्स बाय सिम्पसन्स रूल। सिम्पसन्स रूल के अकॉर्डिंग पूछा गया है। अब सिम्पसन्स रूल क्या होता है? सिम्पसन्स रूल होता है एरिया इज इक्विवेलेंट टू D/3, D यानी कि कितने इंटरवल का आपने लिया है, यहाँ पर 20 रहेगा हमारे पास D, ठीक है, D/3। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट हम करेंगे, ऑर्डिनेट नंबर फर्स्ट प्लस ऑर्डिनेट नंबर लास्ट, यानी कि 5.9 प्लस 12.4। उसके बाद ट्वाइस सम ऑफ ऑल द ऑड ऑर्डिनेट्स। ऑड ऑर्डिनेट्स कौन से हुए? अब यहाँ पर 5.9 पहला था, ये था ऑड, लेकिन हमने इसको ऑलरेडी इंक्लूड किया। यहाँ पर आएगा 16.5 प्लस 18.3 प्लस 24.2 प्लस 19.2 आता, लेकिन ये तो हमने ऑलरेडी ये वाला भी इंक्लूड किया है, ठीक है। प्लस 4 टाइम्स सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स। अब इवन ऑर्डिनेट कौन से बचे? 12.4 यानी कि सेकंड वाला, प्लस 15.3 प्लस 20.9 प्लस 21.8, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 2832.66, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो गाइस कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए और नए वीडियोस लाते रहें। ओके गाइस, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।